अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद पर कई सालों से सियासत में मुदाखलत, अदलिया पर दबाव, मीडिया मैनेजमेंट और माली बददुआनी के इल्जाम लगते रहे, मगर एक हफ्ता पहले उन्हें फौजी हिरासत में लिए जाने के बाद जनरल फैज पर 9 मई की मुबैना साजिश पर मुलव्वस होने और इमरान खान की सहूलतकारी और राब्तों के इल्जाम समेत अब कत्ल की कार्रवाइयों तक के इल्जाम सामने आ रहे हैं। और अहम बात यह कि जनरल फैज के खिलाफ एक्शन और इमरान खान की सहूलतकारी के इल्जाम पर पुलिस अफसरान के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के बाद वफाकी हुकूमत ने इस कार्रवाई का दायरा वसी करने का मुतालबा शुरू कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तार ने कल इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दिया था, जबकि आज नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को कटहरे में खड़ा करने का बाकायदा मुतालबा कर दिया है। अगर एक अहम और ताकतवर अदारे ने बेरहम एहतसाब अपने घर से शुरू किया है तो बाकी इदारों को भी करना होगा। ये किसको मालूम नहीं कि साकिब निसार दिन में कई दफा इससे राब्ते में रहता था और अब झूठ बोलता है। जब बात करता था तो कहता था फैज जी, और अब कहता है मैंने तो कभी मिला ही नहीं, मेरे से तो कभी बात ही नहीं हुई। ये एहतसाब जस्टिस फाइज ईसा को भी अपने रिटायर और उन जजों के खिलाफ भी करना होगा जो इस्तीफा देकर भाग गए। यानी इमरान खान और जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद नून लीग अदलिया से अंदरूनी एहतसाब का मुतालबा करके साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। हुकूमत का इल्जाम है कि साकिब निसार भी जनरल फैज से राब्तों में थे। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन के भारतीय सहाफी करण थापड़ और अमरीकी सहाफी ब्रायन ग्रिम से राब्तों के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फिर मुल्क दुश्मनी और गैर मुल्की एजेंडे पर चलने के इल्जाम लगा दिए हैं। इस हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात अता तार ने आज अपने बयान में कहा है कि रऊफ हसन की भारतीय सहाफी के साथ पैगामात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क दुश्मनी का एजेंडा बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रही है। अब अहम बात यह है कि यह वही स्क्रिप्ट है जो माजी में कई सियासी जमातों और हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहे और नून लीग खुद इसकी विक्टिम रही है, मगर अब नून लीग खुद ये स्क्रिप्ट दोहरा रही है। इसलिए अब देखना होगा कि हुकूमत इन इल्जामात से क्या हासिल करना चाहती है और क्या हासिल कर सकेगी। बहरहाल हुकूमत की जानिब से जनरल फैज के 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने और इमरान खान की सहूलतकारी के इल्जामात के बाद जनरल फैज पर कुछ मजीद संगीन इल्जामात भी सामने आए हैं। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने कल MQM के मरहूम रहनुमा अली रजा आब्दी के कत्ल के पीछे भी जनरल फैज के हाथों का इशारा दिया है। आब्दी कराची से MQM के सियासी रहनुमा वो कत्ल हो गए थे। उनके कत्ल का खुरा जिस रिटायर्ड ऑफिसर तक जाता है वो जनरल फैज का खास आदमी है। और कितने इस तरह के कत्ल करने के लोगों को ऑर्डर किए गए, कुछ पूरे हुए कुछ पूरे नहीं हुए, इसकी तफसीलात आ जाएंगी कि वो जनरल फैज को इमरान खान की तरफ से आए थे या उनके अपने बॉस की तरफ से आए थे या वो उनका खुद अपना ये फैसला था। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम का जनरल फैज के हवाले से ये बड़ा इल्जाम है और वो ये दावा कर रहे हैं कि इसकी तफसीलात जल्द सामने लेकर आएंगे। जबकि अहम बात यह कि इससे पहले फैसल वावडा इमरान खान पर कातलाना हमले और अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम भी जनरल फैज पर लगा चुके हैं। ISPR का जो सेकंड फेज है उसके अंदर आप बड़े क्लियर हो जाएं कि 9 मई के अंदर कनेक्टिविटी बानी तहरीक इंसाफ खास यानी कि फैज हमीद साहब और दीगर इसमें ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर एविडेंस के साथ मौजूद हैं। मैंने कहा था कि अरशद शरीफ का भी अब केस खुलेगा और शहीद का हमारे दोस्त का, वो बर्बरियत से जो मारा गया है उसको मरवाया गया है वो भी अब खुलेगा। पौनों का एहतसाब होगा जो मुल्क के बाप बने हुए जो पुष्पनाई कर रहे थे इस सारे ड्रामे की अपने जराइम बचाने के लिए। और इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई उनके चहीते लोगों ने। फैज हमीद साहब को क्या फायदा होता? अल्लाह ना करे अगर उस दिन कुछ हो जाता खान साहब को तो फैज हमीद साहब को क्या फायदा होता? उस दिन अगर होया था तो मार्शल लॉ आ जाता और वो अपनी जगह पे आए थे। वो डेस्परेट। तो मार्शल लॉ आने से भी फैज हमीद साहब को क्या फायदा होता? मार्शल लॉ आने से वो नंबर 2 पोजीशन पे थे भाई, वो चहीते थे अच्छा अपने इदारे के बॉस के, ठीक है, तो उनको तो फायदा होना ही था। यानी जनरल फैज पर सियासत में मुदाखलत, अदलिया पर दबाव, हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जाम के बाद कत्ल की कार्रवाइयों के इल्जाम भी लग रहे हैं। मगर ये बात भी अहम है कि इल्जाम तो लग रहे हैं मगर अभी तक इन इल्जाम को लेकर कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। इस समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर तलाल चौधरी, PMLN के सीनियर रहनुमा। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आपका बयान जो है वो टीवी चैनल्स में नशर हुआ और उसका जो लुबे लुबाब है, जिसका वन लाइनर है वो ये है कि जो फैज हमीद की गिरफ्तारी है वो
वो दायराकार वहां तक महदूद नहीं होना चाहिए, दूसरे इदारों तक भी जाना चाहिए, जिसमें जुडिशरी के हवाले से भी आपने बात की। तो क्या ये अपने ख्वाहिश का इजहार किया है या हुकूमत जो है इसका दायराकार बढ़ाएगी और जुडिशरी तक लेके जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फिलहाल इसको उनका अपना अदारा हैंडल कर रहा है और उसकी एक प्रेस रिलीज आई है और उसके बाद दूसरी प्रेस रिलीज आई जिसमें कुछ और ऑफिसर्स को भी तहवील में लिया गया है। बाकी रही जनरल फैज की और उनके नेटवर्क की बात, तो इस्लामाबाद में हर एक को पता है। आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि साकिब निसार से कितनी कुर्बत थी? और साकिब निसार के आप जब बात करते तो ये नहीं कहते थे मोहब्बत से फैज जी, और ये रोज इस जी से जी को जी इस तरह था कि भी रोज बात होती थी, हर फैसलों पे मिलजुल के किए जाते थे। और उन फैसलों का असर पाकिस्तान के पर क्या हुआ? पाकिस्तान इस डीप क्राइसिस में 2017 के बाद किस तरह पहुंचा? और उसमें जनरल फैज और अकेले तो नहीं थे, बाकी इदारों के लोग भी थे, सियासतदान भी थे, और ये सारे हर एक को एहतसाब करना चाहिए। और क्या पाकिस्तान का ताकतवर तरीन अदारा ना सिर्फ एहतसाब करे बल्कि उन्होंने बरमला पाकिस्तान के लोगों के सामने सब कुछ रखा है, छुपा कर नहीं किया। और ये 75 साल में पहली दफा हो रहा है। नहीं तो उनके ऑफिसर्स का जब कहीं इस तरह की कोई बात आती थी तो पूरा अदारा सामने आ जाता था, हुकूमत के सामने आ जाता था, अदालत के सामने आ जाता था। अब उन्होंने खुद शुरू किया है, तो क्यों ना, क्या अदलिया में ये एहतसाब नहीं जरूरी? यानी आप जिसका दिल करे जब उसे पता चले कुछ होने वाला है, कोई जमीन गर्म हुई है, इस्तीफा दे, घर जाए, वही प्रॉपर्टी, वही सारा कुछ, वही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करे जो किसी ईमानदार जज को करनी चाहिए। और पाकिस्तान में को डीप क्राइसिस तक पहुंचाने वाले वो तमाम फैसले करने वाले जिनकी क्लाइमेंस सबको पता है कि जनरल फैज के साथ थी, उनको क्यों ना उनके अदारे उनका एहतसाब करें। अच्छा, ये कैसे होगा इस पर मैं वापस आता हूं, लेकिन आपने कहा कि क्या एस्टैब्लिशमेंट की उस वक्त जो इन्वॉल्वमेंट थी, बिल्कुल उस हवाले से इतलात आती रही कि एस्टैब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो मेरे नॉलेज में नहीं है कि साकिब निसार साहब मोहब्बत से फैज जी कहते थे और बाकायदा उनके राब्ते भी होते रहते थे, क्योंकि इसका तो फिर एविडेंस चाहिए होगा ना। ये किस हद तक मौजूद है? देखिए, ये भी लोग कहा करते थे कि किसी इन पर कभी गिरफ्त नहीं होगी। वो गिरफ्त इस वक्त हुई है और उसके साकिब निसार, इसकी किसको नहीं पता। और ये जो कहते हैं कि जी मैं बैरूने मुल्क चला गया हूं, मैं हर छुट्टियां ही लंदन में गुजारता हूं, ये इतने बड़े लॉर्ड या इतने बड़े आदमी नहीं है। ये यहाँ से इनका जाना जो है वो भी एक सवालिया निशान है। और फैसले, आप एक फैसले की बात करते हैं, ये दर्जनों फैसले ऐसे हैं। मैं उसमें अपने बात कर देता हूं। मेरा जो फैसला था, जो साकिब निसार ने किया, और उससे पहले जो हुई मैसेजिंग हुई, मैंने तो पहले भी कह चुका हूं कि ये सब कुछ जो था ये पूरा एक ऑलरेडी प्लान का हिस्सा था। और ये तो मैं अपने केस की तो बड़ी छोटी बात कर रहा हूं, यानी नवाज शरीफ के केस में जो उनको नाअहल किया गया और निकाला गया वजीर आजम हाउस से, और उसके बाद एक आदमी को बिठाने के लिए उसके लिए पूरी कैंपेन चलाई गई, बल्कि लेकिन तलाल साहब, सवाल ये है कि इसमें साकिब निसार साहब ने जो फैसले दिए, या कोई भी जज होता है वो अच्छे फैसले भी देते हैं, गलत फैसले भी देते हैं, लेकिन उसमें उनको इम्प्लीकेट कैसे करेंगे और कौन करेगा? उनका अपना इदारा करेगा? क्या उसका कोई मैकेनिज्म है कि आपने ये फैसला दिया था और ये फैसला गलत था, ये फैसला इन्फ्लुएंस में था, तो फिर इस पे ये कार्रवाई होनी चाहिए, या ये कार्रवाई हुकूमत करेगी? मतलब उसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, मैंने तो कहा, पहली ख्वाहिश का इजहार किया है कि अदारे खुद करें, और जुडिशरी के पास ये इख्तियार है। वो मामला जिसने जुडिशरी का चेहरा जो है वो उस पे दाग लगाए हैं, और उन लोगों का एहतसाब अगर जुडिशरी खुद नहीं करेगी, अगर खुद नहीं करेंगे, तो वो जुडिशरी के लिए तो मामला वो खराबी का बायस है, वो मुल्क के लिए भी है। यकीनन फिर कोई और करेगा, उसका कोई तरीकाकार और बनाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई ताकतवर अदारा अपने ताकतवर तरीन ऑफिसर्स के खिलाफ करे और बाकियों को खुली छुट्टी अभी एक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस था जो कि दहाइयों बाद जाके रिविजिट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से उन्होंने फैसला दिया, लेकिन जिन्होंने फैसला दिया था उनके हवाले से तो कोई बात नहीं की गई। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं ये कौन करेगा और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, और क्या सिर्फ आपका जो हदफ है इस वक्त वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं, आपके ख्याल में और भी जजेस हैं जिनके खिलाफ
कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वो साकिब निसार सिंबॉलिक उसका नाम लेते हैं, उसके साथ पूरी की पूरी एक पूरा ग्रुप, पूरे की पूरी एक सोच रखने वाले लोग मौजूद, ज्यादा बहुत सारे रिटायर हो गए और कुछ हो सकता अभी भी मौजूद हों और राब्ते हों। और उसके बाद आपने देखा वो एक कॉल आई थी उनके बेटे की, उस कॉल पे स्टे किस तरह हो गया, क्यों उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, क्यों उस पर तहकीक नहीं होने दी, क्यों उसकी असल तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरे जज साहब थे, उनकी सास को बड़ा फिक्र था कि बानी पीटीआई के लिए वो सदके वारी जा रही थी और उसकी रिहाई के लिए वो दूसरे जज साहब के घर वालों पे, बेगम साहिबा पे प्रेशर डाल रही थी। तो अब इस हवाले से आपकी दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है कि वो अपने इदारे में एहतसाब का अमल शुरू करे, जैसे कि फौज ने किया है। हुकूमत इस हवाले से कोई एक्शन लेने नहीं जा रही फिलहाल। देखिए, हुकूमत इस बात पे बिल्कुल डिटरमिन है कि 9 मई बिला वजह नहीं हुआ और इस तरह की साजिश जो थी ये बहुत पहले तैयार हुई थी और ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। बैरून मुल्क खत लिखना ये आउट ऑफ कंटेस्ट नहीं है, ये कोई एक इवेंट नहीं है, ये पूरे एक बड़े प्लान का हिस्सा था। एक खत लिख रहा था, एक लोगों को इश्तियाल दिलवा रहा था, तीसरा निशानदेही कर रहा था, चौथा उसी तरह बाकी मामलात में पाकिस्तान के लिए उसके सफारती तलकात हो उसके लिए साइफर लहराना, ये तमाम की तमाम चीजें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को दनिस्ता तौर पे जिसका आगाज सीपैक को रोकने के धरने से किया गया कि उसकी इकोनॉमी चल ही ना सके और उसके बाद खुद आकर इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क किया गया। और लेकिन तलाल साहब, सवाल यह है कि क्या ये एक बयानिया है जिस पर आप मीडिया ट्रायल करेंगे या इस पे कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं आपसे कहा है, मैं अपनी बात पूरी यही कर रहा था कि गवर्नमेंट डिटरमिन है कि कोई इस तरह की चीज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कोई कानून साजी करनी पड़े, कोई हुकूमत को कोई इकदाम करना पड़े तो हुकूमत को अगर इदारे नहीं करेंगे तो हुकूमत मजबूर होगी। लेकिन ये जो सारा है कि ये पूरी एक बैरूनी साजिश भी थी, इस हवाले से अब तक जो एविडेंस आप लोग सामने लेकर आए हैं मीडिया पे, पब्लिक आई में, वो तो बड़ा कमजोर नजर आता है। मिसाल के तौर पे रऊफ हसन साहब जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनको भी हिरासत में लिया गया था। उनकी जो व्हाट्सएप चैट है एक इंडियन सहाफी करण थापड़ के साथ, उसको सामने लेके आए हैं जिसमें वो आज आपने भी कहा कि रऊफ हसन साहब ने जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ सहाफियों से राब्ता किया है। तो इससे कैसे ये साजिश एस्टैब्लिश होगी फिर? एक मिनट, जरा थोड़ा सा। एक पार्टी है पहली दफा फॉरेन फंडिंग लेती है पाकिस्तान की तारीख में, इतनी फॉरेन फंडिंग जिसमें इसराइलियों के भी पैसे थे, जिसमें भारतीयों के भी पैसे थे, वो मौजूद है। फिर उनकी बानी पीटीआई की अजीज दारी जो यूके में है, उनके क्या लिंक्स हैं, वो क्या कहाँ लिंक करते हैं, वो भी मौजूद है। उसके बाद ये आप इनके जो वजीर इतलात और अपना सेक्रेटरी इतलात और नशरियात है, वो एंटी पाकिस्तान सहाफियों से राब्ते में है, प्रो पाकिस्तान से भी हो सकते हैं। उसके बाद इनकी जो मुआशी टीम है वो खत लिखती है। इनके जो अमेरिका में लोग हैं वो IMF के वहां हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहरा करते हैं। उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान में सिपा सलार लगाने की प्रोसेस को सबोताज करने के लिए इसलिए करते हैं कि अपनी पसंद का बंदा लेके आए, लॉन्ग मार्च करते हैं। बल्कि वो कई लोगों को कहते हैं कि ये ना लगाओ, बाकी जो मर्जी करो। उस वक्त का सदर इस बात के लिए पूरी कोशिश काविश करता है। ये सारी चीजें अगर आप कहते हैं लहदा है, इसमें कई बातें जो आपने की बड़ी अहम है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से सियासतदानों को दूर रहना चाहिए, उसमें अमल दखल, उसमें रुकावट पैदा करना बिल्कुल गलत है। IMF को खत लिख के प्रोग्राम को सबोटाज करना बिल्कुल गलत है। लेकिन आज जो आपने ये बयानिया बनाया है, या आपके जो साथी हैं अताउल्लाह तारक साहब जो कह रहे हैं कि इंडियन सहाफी से राब्ता कर लिया, एक तो जो राब्ता हुआ है उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं तलाल साहब, ऐसी नहीं है कि वो पब्लिक पोजीशन नहीं है। PTI की तो ये पब्लिक पोजीशन रही है जो उनकी कन्वर्सेशन है। तो इसमें क्या एतराज है कि इंडियन सहाफी से बात कर लिए? सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, अगर आप होते, आपकी पार्टी में जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होंगे वो भी ये बातें करते रहते होंगे ना सहाफियों से, मुल्क भर में, दुनिया भर में। देखिए, मैं आपको दोबारा क्या एंटी पाकिस्तान उन लोगों से ही अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई जाती है, लॉबिंग फर्म भी वो हायर की जाती है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अगेंस्ट लॉबिंग करती रही हो, जो प्रो इसराइल हो, इसराइल और फलस्तीन के खिलाफ लॉबिंग करती रही हो। इसी तरह आपको यूके में जाते हैं, अगर आपको कोई कैंडिडेट आपको मुसलमान मिलता है, उसकी नहीं दूसरी साइड की आप हमायत करते हैं। उसके बाद फॉरेन फंडिंग आप उन लोगों से लेते हैं जहां से ममनू है,
फिर उसके बाद इंडिया या दुनिया में कहीं भी इनका सेक्रेटरी इत्तलात एंटी पाकिस्तान आदमी से ही क्यों राब्ता करता है? और इसी तरह IMF का खत, फिर 9 मई यानी आपने शोहदा से लेके पाकिस्तान की जो मजबूत तरीन अदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक टाइम है, उस पर आपने हमला करके एक तो करण थापड़ के बारे में इंडिया में बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में इंडिया में ये राय है कि वो कोई एंटी पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इंडिया में जिस किस्म के इंटरव्यूज उन्होंने किए मोदी वगैरह के, उनको इंडिया में कहा जाता है कि आप एंटी इंडिया हैं, एंटी स्टेट हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक क्लिप रख देता हूं, करण थापड़ साहब का इंटरव्यू था नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने इंटरव्यू 13 से पहले, और उस इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा कि जब मैं इक्तदार में आऊंगा मैं कारगिल की तहकीकात करवाऊंगा और पब्लिक करूंगा वो रिपोर्ट। तो क्या तलाल साहब इस इंटरव्यू को भी एंटी स्टेट समझा जाए कि अगर इलेक्शन से पहले करण थापड़ को कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि मैं कारगिल वॉर का पूरा सच लेकर आऊंगा, दुनिया के सामने इंक्वायरी करवाऊंगा, क्या इसको हम ये कहें कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव था नवाज शरीफ का? देखिए, ये इंटरव्यू था और लोगों के सामने था, छुपा के बातें नहीं की जा रही थी। और इसी तरह आप बहुत अच्छा करते कि कंपैरिजन दिखा दें लोगों को कि जो लॉबिंग फर्म अमेरिका में हायर की गई हैं वो प्रो इसराइल या एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अगेंस्ट हमारे मुखालफों ने हायर नहीं की थी, और इतनी बड़ी वहां पर करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ वो किसी लॉबिंग के बगैर आ गई है। IMF का जो खत है जिससे पाकिस्तान का डिफॉल्ट जो है और पाकिस्तान के लिए एक मुआशी और उसके बाद उसका इस्तेकाम को मुश्किल हो सकती है, जो IMF के खत वाली बात है जिससे इस्तेकाम जो है यकीनन पाकिस्तान के जो मुआशी इस्तेकाम है उससे जुड़ा हुआ है, वो तो मैंने खुद कहा गलत है, और बहुत सारी मनफी और भी बातें हो सकती हैं PTI की सियासत में, लेकिन फिर भी सियासतदानों को स्क्रिप्ट तो बदलने की जरूरत है ना। हर किसी पे ये इल्जाम लगा देना उनकी मनफी सियासत की वजह से कि वो बैरूनी मुल्क से कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग भुगत चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, एक तो मैंने अभी आपको इंटरव्यू सवाल सुन लीजिए, क्या जब आप लोग इक्तदार में थे ये नहीं कहा गया कि रॉ के एजेंट आपकी फैक्ट्रियों से मिलते हैं? क्या इस पे पूरा एक प्रोपेगेंडा नहीं किया? रियासत ने भी किया, PTI ने भी किया, साफियों ने भी किया। क्या ये नहीं कहा गया नैब की तरफ से कि नवाज शरीफ ने $4.9 बिलियन बाहर भिजवा दिए, इंडिया भिजवा दिए? क्या ये नहीं कहा गया कि जो जिंदाल साहब है उनसे आप मिलकर खुफिया मुलाकातें करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाते हैं? ये सब कुछ आप भुगत चुके हैं, ये आपको पता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, तो कम से कम जो आप भुगत चुके हैं वो तो स्क्रिप्ट ना अप्लाई करें ना दूसरों पर। देखिए, मेरी गुजारिश है, देखिए ना, एक पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के इल्जाम बड़ी देर से सियासतदानों पे लगते रहे, लेकिन क्या मुझे ये बताएं 9 मई जैसा वाकया पहले हुआ? क्या कोई ऐसी पाकिस्तान की पार्टी बताएं जिसको फॉरेन फंडिंग बड़ी तादाद में मिलियंस ऑफ डॉलर की तादाद में उन लोगों ने की जो ममनू थी? क्या इनके कनेक्शन जो हैं जिसके लिए कभी अमेरिका तड़प उठता है, कभी मगरब में बहुत सारे लोग नहीं बानी PTI के लिए, क्या ये तमाम चीजें आप अगर इसको कहें कि भी क्योंकि पहले इल्जाम क्योंकि लगते रहे तो इस दफा ये इल्जाम इसलिए सच्चा नहीं कि पहले झूठे लगते रहे? 9 मई एक बहुत अहम वाकया है, उसको आप बिल्कुल उसकी इंक्वायरी करें, जो मुलविस है उसको सजा भी होनी चाहिए, लेकिन आज 9 मई है तो कल पहले डॉन लीक्स था ना, कि डॉन लीक्स आपकी हुकूमत पर डाल दिया गया कि देखिए कितनी बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस को यह लिखना पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी हुई है, खबर कैसे चल गई? तो मैं यही कह रहा हूं, उस वक्त कोई और वाकया था, अब कोई और वाकया होता है। जो 9 मई का वाकया तहकीकात करें, बट इसको जरूरी है कि हम आलमी साजिश से और ये साजिशी थ्योरी से जोड़ें कि नहीं देखें ये तो बैरूनी मदद थी इसमें सारी कुछ। देखिए, इसमें कोई एक आध डॉट नहीं है, इसमें मैंने आपको 4-5 डॉट्स कहे हैं जो कि मिला के ये सारी चीज खुद समझ आती है। लेकिन दूसरी साइड पे 9 मई और डॉन लीक्स को मिला नहीं सकते। 9 मई तो प्रैक्टिकली एक बगावत की कोशिश की गई, नाकाम बगावत की, उसमें दर्जनों हमले, उसमें उसके बाद ये नैरेटिव को ऑन किया गया, उस नैरेटिव को आज के दिन तक PTI ऑन करती है। अब इसके अलावा तलाल साहब हीरो कहती है। आपके जब PTI हुकूमत में थी उस वक्त आप समेत इवन नवाज शरीफ साहब ने तो वो तकरीर भी की थी गुजरांवाले की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर आती है, चाहे वो इलेक्शंस में रिगिंग हो, चाहे पनामा केस में उनको सजा देना हो, और उसके बाद जो कुछ हुआ। तो अब आप समझते हैं जो आपने आज बात की कि दायरा कार इसका वसी होना चाहिए, दूसरे इदारों तक भी जाना चाहिए, तो आपके ख्याल में क्या जनरल बाजवा के खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए? देखिए, एक तो नवाज शरीफ ने इंडिविजुअल्स का नाम लिया था और बड़ी उसी ने, मैं भी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, जनरल बाजवा मैं उसी पे आ रहा हूं, वो बड़ी हिम्मत लोगों को दी थी कि नाम लेके बात करते हैं, बुजदली से नहीं करते उसने। लेकिन ये नहीं कहा था मियां नवाज शरीफ ने
कि जानवर, मीर सादक, मीर बिल्कुल सही कह रहे जाफर हैं। और उसके एक मिनट उसके जी, सही बाद कह ये रहे भी नहीं कहा था कि आपको उठ खड़े होना चाहिए अपनी क़यादत के खिलाफ, और ये भी नहीं किया था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो और एक पूरा लॉन्ग मार्च लेके पिंडी वो चले जाएं। तो मियां नवाज शरीफ के बयानात को आप इन नहीं, बागियों मैं के बयान से नहीं मिला कंपेयर ही नहीं सकते। कर रहा। तलाल साहब, सवाल मेरा मैं ये है कि अगली आपने बात, कहा कि जनरल फैज जो है आपके- वो अदालतों में मदाखलत करता था, उस वक्त वो हाजिर सर्विस थे, खुद तो करते नहीं होंगे, किसी के अहकामात पे करते होंगे, और उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, जिसका नाम खुद नवाज शरीफ साहब बार बार ले चुके हैं कि देखिए वो जिम्मेदार थे। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं आपका जवाब सिर्फ, मैं तो किसी को कहता ही नहीं कि फलां के खिलाफ कोई मुकद्दस काया नहीं होनी चाहिए, हर एक के होनी चाहिए जिसने ये काम किया है। और अगर एक इतना बड़ा काम एक अदारे ने शुरू किया है और किया भी टॉप से शुरू है, कोई उसने अपना सपाई या लॉन्स नाइक नहीं पकड़ा, तो उसके बाद हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो बिल्कुल सीख तहकीक करेंगे, और अगर उनकी नीयत ठीक ना होती तो ये काम शुरू ना करते। तो हमें उन पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और यकीनन हर बंदा इस शिकंजे तो में आप आएगा। मुतालबा जिसने ये करेंगे, काम जैसे किया। आज आपने मुतालबा किया है चीफ जस्टिस साहब से कि अपने इदारे में तहकीकात करें, एहतसाब करें? मैं तो मुतालबा हर इदारे से कर रहा हूं कि हर उस आदमी के खिलाफ करें, वो कोई बड़ा है या छोटा है, जिसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, और अब अमली तौर पे करके दिखाएं। यहाँ पर तो लोग अपनी वो अभी 2 दिन पहले भी तलाल साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने फिर ये बताया कि 2017 में जो हुआ गलत हुआ। तो अब जब इमरान खान इस वक्त कस्टडी में है, जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है, वो भी कस्टडी में है, अगर आपके मुताबिक कार्रवाई होती है, साकिब निसार भी उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है, वो भी अरेस्ट हो जाते हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब जो बार बार पूछते हैं कि मुझे निकाल के गलत किया, आपको लगता है कि फिर वो मुतमईन हो जाएंगे कि उनका इल्जाम जिन तीनों शख्सियात पे था वो अब हिरासत में है, आगे बढ़ेंगे? मियां नवाज शरीफ ने अपनी जात की कभी बात नहीं की, इतना बड़ा दिल मैंने किसी का नहीं देखा, और हम तो खुद कहते रहे कि आप किस तरह माफ कर देते हैं जो भी आपके साथ जुल्म करता है, आपके खानदान के साथ। लेकिन जो जुल्म पाकिस्तान के साथ हुआ है, वही 2 रुपए की रोटी 20 रुपए की हुई है, 100 का डॉलर 300 का हुआ है। पाकिस्तान में बिजली का बिल दिया नहीं जाता, गरीब का चूल्हा चलता नहीं, पाकिस्तान की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज थी, पाकिस्तान का तकड़ा रुपया था, पाकिस्तान 5.6 पर ग्रो कर रहा था, उस पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक लाने के लिए क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नवाज शरीफ पे उल्टा तनकीद होने लगी कि वो इतने बड़े लीडर हैं, 2017 में फंस गए, वो आगे की बात क्यों नहीं करते? उसके बाद उनकी खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा बन चुके हैं, तो उस एरा की भी बात करें ना, क्योंकि अगर इस तरह पुरानी बातें करी, मैं आपको बताता हूं, अपनी मिसाल देता हूं, 92 में मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 5 रुपए में मेरा पूरा लंच हो जाता था सर, और उस वक्त डबल रोटी 5 रुपए की थी। तो हम माजी में रहेंगे तो माजी में थी, अब तो अमेरिका में भी महंगाई है, बरतानिया में भी है। बात ये होती है कि यार नवाज शरीफ के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जब भी वो बात करते हैं 2017 के नंबर गिनाते हैं, उसकी बात कर रहे होते हैं। आगे जो इस वक्त हो रहा है, मुल्क को जो मसाइल हैं उस पर कोई बात नहीं करते, वो क्या वजह है इसकी? देखिए, जहां से ये मसाइल का आगाज हुआ है, जहां से डिस्ट्रक्शन का आगाज हुआ है, जो कि मदर ऑफ ऑल इवल्स है, वो 2017-18 की वो साजिश है, उससे सीखना चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपना जाती इंतकाम नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ करने वालों का जरूर एहतसाब होना चाहिए, और हल भी देते हैं। और हल ये जो 14 रुपए कम किए हैं, ये दिल ना दुखता हो तो कोई अपना पेट काट के नहीं देता, वफाक ने भी, सूबे ने भी, और उसके अलावा दिन रात काम कर रहे हैं। हम दोबारा 2017 उस पर तो तनकीद हो रही है ना, कल मुस्तफा कमाल साहब ने की, हाफिज हमदुल्ला साहब ने की, जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पंजाब के लीडर बन के रह गए हैं कि आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी लंबी तकरीर की 2017 की, और एक सूबे के लिए 14 रुपए का आवाम को रिलीफ दे के चले गए। देखिए, काश नवाज शरीफ को सिंध ने भी वोट दिया होता, केपी ने भी दिया होता, वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया 200 यूनिट्स तक, पंजाब ने 500 तक दिया। हमारी 2 ही हुकूमतें हैं, उसके अलावा हमने लोगों को गाइड किया है। हम तो चाहते हैं कि केपी, सिंध, पंजाब की तकलीद करें, पंजाब के पीछे चलें, जैसे हम सोलर पैनल दे रहे हैं, जैसे लोगों को हम सहूलतें दे रहे हैं, जैसे पंजाब में कल इस हवाले से हमने बात भी की थी, सिंध के और खैबर पख्तूनख्वा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे कहा था कि अगर पंजाब दे रहा है तो आप लोग भी ये रिलीफ आवाम को दे सकते हैं। उन्होंने कहा बहरहाल हम ये रिलीफ नहीं देंगे क्योंकि ये लॉलीपॉप है, और हम चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियाद पे आवाम को रिलीफ मिले, जबकि जो अमाउंट बन रहा है सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं, अमाउंट नहीं है, तो वो आवाम को दिया जा सकता है। बीतों का फैसला है कि वो करते हैं या नहीं। ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक DGSI जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत अब ये मुतालबा कर रही है कि जो इसका दायरा कार है, एहतसाब का जो दायरा कार है, वो दीगर शोबों तक फैलाया जाए, जुडिशरी तक फैलाया जाए और बिलखसूस साकिब निसार का एहतसाब किया जाए। क्या ये मुमकिन है? आगे मामला कहाँ जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार रऊफ क्लासर साहब ने और मुनीफ फारूक साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंटेंट बड़ी वाजे कर दी है क्लासर साहब हुकूमत ने कि इसका जो दायरा कार है फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेक्सस का उसको बढ़ाया जाए और जुडिशरी तक बढ़ाया जाए और बिलखसूस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनका भी एहतसाब किया जाए। और वो मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने इदारे में एहतसाब का अमल शुरू करे। आपको क्या लगता है, इसका दायरा कार जुडिशरी तक या साकिब निसार तक बढ़ सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी जो है वो अपने साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनको बुलाएगी, उनके साफ करेगी, चार्जशीट करेगी। क्या सबूत लाने पड़ेंगे? अगर आपको सबूत लाने पड़ेंगे तो आपके पास कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो पेश करेंगे साकिब निसार साहब के खिलाफ या किसी और जज के खिलाफ जिसकी बुनियाद पर ट्रायल किया जाए? क्योंकि जनरल फैज के हवाले से तो मैं बताया गया है वहाँ पे कि कोर्ट मार्शल हो रहा है। इसका मतलब है कि उनके पास मैसेज, उनके पास सबूत हैं, सर्वेलेंस होती रही है, उनके पास ऑडियोज हैं, कुछ वीडियोज हैं, कोई उनके अप्रूवर हैं, कुछ लोग हैं। सो उनके पास मैटर था, मटेरियल था, तो वो ट्रायल कर रहे हैं। अब उनपे साकिब निसार साहब के खिलाफ एज सच सॉलिड आपके पास एविडेंस मुझे तो नहीं लगता। मतलब जबरदस्त अगेन ठीक है, सर्कमस्टांसेस तो है, अब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस तो चले हैं कि उन्होंने फैसले ऐसे किए जैसे इमरान खान साहब को फायदा हुआ, नवाज शरीफ साहब को नुकसान हुआ, या उन्होंने इस तरह की बातें की, चीजें की, एक्टिविज्म दिखाया, वहां तक तो ठीक आप कह सकते हैं। लेकिन अदालत में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको एविडेंसेस चाहिए होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसकी आड़ में, क्योंकि इस वक्त एक माहौल बन चुका है, एक फेज बन गया है, एनवायरमेंट बन गया जनरल फैज के बाद, जिसके भी आप बात करेंगे तो लोग सुनेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज लीग को लगता है कि इसी फेज में, इसी माहौल का फायदा उठाते हुए जो आपके पुराने आपके कुछ लोग हैं, चीफ जस्टिस हों, जजेस हों या दीगर लोग हैं, तो उनको भी लपेट दिया जाए और एक तरह से दबाव बढ़ाने की या उनका एक मीडिया ट्रायल करने की या उनको थोड़ा सा स्ट्रेस में लाने की, डिबेट में लाने की, कुछ उनको स्लीपलेस उनको नाइट्स देने के लिए मेरा ख्याल बयान दिया जा रहा है। तावला तारड़ साहब हूँ या अगर सलाल चौधरी साहब। ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है साबिक जजेस को लेकर या उनका जिक्र करके जो मौजूदा जुडिशरी है, जो जजेस हैं, उन पर भी दबाव डालने की कोशिश है किसी तरीके से? ये मेरे ख्याल दोनों बातें हो सकती हैं। बड़ा अहम सवाल है आपका। दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो माजी के जो जजेस हैं, आपका इतना ट्रायल ही काफी है जितना ट्रायल जो है साकिब निसार साहब का हो रहा है या बाकी जजेस का, जिनका वो नाम लेते हैं कि इनका ट्रायल भी होना चाहिए। अब उनकी फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है और उनके रोजाना टीवी पे खबरें चलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, टॉक शोज होना, मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए जजेस के लिए इतना ही काफी है कि एक तरह का उनके लिए एम्बेरसमेंट करना या उनको किसी के साथ कॉर्नर कर देना, अटैच कर देना कि ये वो जजेस हैं जो कंट्रोवर्शियल थे, अगेन जिन्होंने फैसले ऐसे दिए थे जिससे मुल्क को नुकसान हुआ बकौल इसके नवाज लीग के। इनका मकसद इतना ही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ट्रायल कर सके। कुछ दिन पहले तक अगर आपको याद होगा, अब तो उसका जिक्र ही नहीं हो रहा। ये तो इमरान खान साहब पे, उन पे शाहिद कुरैशी साहब पे और बाकी लोगों पे इन्होंने वहाँ पे यहाँ के बगावत के पर्चे करने थे। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तावला तारड़ साहब ने, क्या हुआ किसी को याद नहीं है। अगर आपको याद होगा PTA को बैन करने जा रहे थे, हम तो बैन करने वाले हैं जी, बहुत बड़ा एक उसका कानून बन रहा है, इसकी लॉ मेकिंग हो रही है। ये मेरा ख्याल 2-3 हफ्ते पहले की बात है सर। आज उसको जिक्र ही नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है जस्ट जो बात आपने की है, एक मीडिया ट्रायल है, उनके साथ स्कोर सेटल करने हैं और इनको जब भी मौका मिलेगा नवाज लीग को, ये 3-4 जजेस के हवाले से हमेशा बात करते रहेंगे। मुनीफ साहब, आपको भी ये लगता है कि सिर्फ एक मीडिया ट्रायल है? क्योंकि ऑब्वियसली नून लीग जो है माजी में भी साकिब निसार साहब के हवाले से बात करती रही है, ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है? और क्या अगर की जा रही है तो इम्प्लीकेट हो सकते हैं? क्योंकि पहले तो माजी में हमने देखा है जजेस की बहुत सारी ऑडियोज या लीक हुई हैं, ऐसा कुछ होता तो अब तक सामने आ चुका होता। देखिए शहजाद साहब, एक तो बात यह है, 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी इदारे के अंदर इस तरह का काम करने के लिए। देखिए, वो है एक आपका होल्ड हो और आपके पास एक आपकी सर्विस टेन्योर का या आपका इदारे के अंदर एक कैपिटल हो। काजी फाइजा साहब इस वक्त, अगर मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 2-पौने 2 महीने का वक्त रह गया उनकी रिटायरमेंट में। अब इस सूरत हाल में वो क्या एहतसाब कर पाएंगे अगर प्रैक्टिकली आप इस चीज को देखें। दूसरी बात यह है कि जजेस का एहतसाब ऐसे हो नहीं सकता। जैसे क्लासर साहब ने भी कहा कि आप क्या एविडेंस लेकर आएंगे और किस चीज तरह से डॉट कनेक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिए कि जो फौज के अंदर हुआ, जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद जो जिस तरह से किया गया, उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये
कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के खिलाफ ये करने के लिए पाकिस्तान फौज की जो इस वक्त क़यादत है वो बड़ी मजबूत है, उनकी वो बड़ी वेल एंट्रेंच्ड है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी लास्ट लेग ऑफ सर्विस पे खड़े हुए हैं कि जहां पर इदारे के अंदर से कोई इस एक्शन को रिब्यूक किया जा सकता है या कोई रिजेंटमेंट आ सकती है। बड़ी सॉलिड ग्रिप है इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अपने इदारे के ऊपर, बिकॉज दैट्स हाउ देयर इंस्टीट्यूशन वर्क्स। दूसरी चीज ये है कि जनरल फैज हमीद साहब का जो किरदार है उसी से एमिनेट होता है बहुत कुछ। जिस तरीके से पैनमा के दिनों में पैनमा का फैसला आया और वो व्हाट्सएप JIT और फिर सारी सिलसिला जो हुआ जिस तरीके से हुआ, ज़हन में रखिए कि कुछ लोग तो ऑलरेडी पाकिस्तान की अदलिया के अंदर उसकी कैजुअलिटी बन चुके हैं। साकिब निसार साहब को वन फाइन डे क्या मिला और उन्होंने वन फाइन डे क्यों डिसाइड कर लिया कि वो बिल्कुल नेक्स्ट इन लाइन थे और ही वुड हैव बीन द चीफ जस्टिस आफ्टर फैसल साहब, मतलब हैंड्स डाउन उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो इसकी कैजुअलिटी बने? मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ जो एविडेंस आया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे उनको रिजाइन करना पड़ा, बट कुछ लोग तो कैजुअलिटी ऑलरेडी बन चुके हैं। अब रह गए पीछे एक साकिब निसार साहब। मेरे ख्याल में रिटायरमेंट के बाद भी उनका जितनी बैशिंग उनकी हो चुकी है तो और उनको क्या सजा दे दी जाएगी? साहब लेकिन ये बताइएगा ना कि कोई रिटायर्ड जज हो या साबिक चीफ जस्टिस हो, उनका क्या ट्रायल हो सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, खासतौर पे उनके जो दिए गए फैसले हों, चाहे वो गलत हो या सही हो या बायस्ड हो, क्या उसके हवाले से कोई कार्रवाई हो सकती है? कोई ऐसा मैकेनिज्म है क्या? देखिए, वैसे तो शहजाद बहुत एहतराम के साथ हमारे मुल्क के जितने भी बारिंग फ्यू, मैं ये कहूँगा कुछ एक्सेप्शंस आप निकाल लें, सारे ही चीफ जस्टिस साहिबान के बिल वास्ता या बिला वास्ता एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक तो रहे हैं और रहेंगे भी, बिकॉज दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स। अब इसके बारे में अब मैं और क्या कह सकता हूँ, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक वाहिद फोरम है कि जजेस के खिलाफ अगर कंप्लेंट है तो आप उसमें जाएंगे। जो जज जा चुका है और जो फैसला उसने दिया है, बेस्ट कोर्स यही होता है कि आप उसका फैसला रिविजिट करवा लें सुप्रीम कोर्ट से और कहें जी कि ये फैसला दिया गया था तो बड़ा इसके अंदर प्रेजुडिस था, बड़ा बायस था उस जज की तरफ से, इसको सुप्रीम कोर्ट रिविजिट कर दे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी तौर पर ये इख्तियार है कि वो अपने फैसलों को रिविजिट कर सकती है। बाकी आपको पता है रिव्यू और ये चीजें चले, डिबेट रही है कि टाइम बार्ड जो ऑन जॉब हो जजेस, उनके हवाले से तो हो सकता है, रिटायर्ड जज के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकता है नहीं कर सकता है, इस पर तो अभी भी डिबेट होती रही थी जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया था। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो बिल्कुल एक मतलब बड़ी दूर की कौड़ी लाने वाली बात है ना कि जी आप फलाने को भी इम्प्लीकेट कर दें। ये तो आप बेसिकली अपने सियासी बयानिया के अंदर अपने स्कोर सेटल कर रहे होते हैं। एहतसाब एक ही है शहजाद इकबाल साहब, और वो शुरू होता है जो कि पाकिस्तान की मुक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट के किसी किरदार का होता है। जनरल फैज हमीद साहब का हो रहा है, वो अगर तो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है। देखिए, वो एक प्रॉन्ग्ड नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मिलकर इमरान खान साहब के साथ जो बताया जा रहा है कि जी उन्होंने कोई बयानिया बनाया या पाकिस्तान की फौज को हिट किया या इस एक्सटेंट तक चले गए कि अपने ही आर्मी चीफ या इदारे के खिलाफ वो आगे चले गए और एक पूरी सारा कुछ कर दिया। लेकिन इससे और बहुत सी कड़ियां जुड़ती हैं ना। DGC थे जनरल फैज हमीद साहब जब 2018 का इलेक्शन हुआ, क्या उसका एहतसाब भी पाकिस्तान की फौज अपने दायरे में करेगी या उसकी इंस्टीट्यूशनल कवर दे देगी? क्योंकि वो उस वक्त के आर्मी चीफ का फैसला था और जनरल फैज हमीद साहब वाज मेजर जनरल एट दैट टाइम, DGC थे। उन्होंने जिस तरह 2018 के इलेक्शन मैनेज करवाया, मरियम नवाज शरीफ साहबा नवाज शरीफ साहब और दीगर लोगों को सजाएं दिलवाई, तो वो तो अब देखिए शौकत अली सिद्दीकी साहब भी हयात हैं, मुल्क में मौजूद हैं। साकिब निसार साहब को अगर कोई जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो वो क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे नहीं मेरे पास कोई नहीं आया था, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। जो इजाजुल एहसन साहब भी यही कह गुजरेंगे। लेकिन असल एहतसाब उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास इख्तियार होता है और जो कि दीगर इदारों से फिर राब्ता करते हैं, उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। मैं इसी पे आना चाह रहा था रऊफ क्लासर साहब, क्योंकि अब जो जनरल फैज के हवाले से ISPR की प्रेस रिलीज थी, उसमें तो ये कहा था कि पोस्ट रिटायरमेंट भी उनकी जो एक्टिविटीज रही हैं उस हवाले से भी जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन अब बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि जब वो ऑन जॉब थे तब भी काफ़ी सारे ऐसे काम हुए। पैमरा के साबिक चेयरमैन और साफ़ी अफसार आलम साहब ने बताया कि MQM के जो रहनुमा थे अली रज़ा आब्दी साहब, उनके कत्ल में भी उनके लोग मुलविस थे। फिर चैनल की फंडिंग के हवाले से भी बात की जा रही है। फैसल वाडा साहब ने कहा इमरान खान पे जो हमला था वो भी जो है उसकी कड़ियाँ भी जाके मिलती हैं जनरल फैज से। जो अरशद शरीफ साफ़ी को कीनिया में कत्ल किया गया उसकी भी कड़ियाँ वहाँ से मिलती हैं। तो आपको लगता है कि जितनी प्रेस रिलीज थी उस हवाले से ही तहकीकात है, या जो जब वो DGC थे या DG आए थे या जब कोर कमांडर थे उस हवाले से जो बातें की जा रही है उसके हवाले से भी कोई इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई होगी?
जनरल फैज जो थे, आपने तो कुछ बातें गिनवाई हैं, कुछ बातों को मैं भी कुछ दोस्तों के हवाले से कुछ मुझे भी पता है। ये जो सारी बातें भी आपने गिनवाई अपनी जगह पे अहम है। यहाँ तक होता था जब जनरल फैज थे वहाँ पे DGISI थे, चलो DGC वाली जो इसे मुदीर ने भी कहा है, इलेक्शन को मैनेज करना, मैनूवर करना किस तरह से किया गया, जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया किसने, उसमें जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन लेनी थी, इन्होंने एक्सटेंशन के बाद आर्मी चीफ बनना था, इमरान खान साहब ने वजीर आजम बनना था, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो उस पर चल रहे थे। लेकिन जब DGI बने थे उस वक्त की बड़ी मजे की चीजें थी जो आपके साथ में शेयर करूँ, जिनका मुझे थोड़ा सा पता है कि इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये जो थे, ये अपने वजीर आजम थे इमरान खान साहब, इनका सोशल मीडिया टीम थी, वो सारा दिन स्कैन करती रहती थी कि ये कौन से जर्नलिस्ट जो है ये ट्वीट्स कर रहा है, जो ट्वीट्स जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं है, उनकी पार्टी को पसंद नहीं है, या उनकी हुकूमत के खिलाफ है। कुछ जर्नलिस्ट थे ऑफकोर्स, तो उनके बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके ये भेजे जाते थे ISI में। उस वक्त उनके पास अलहदा सेल था, जो जर्नल उस वक्त अगर फैज साहब थे, और वहां से उन जर्नलिस्टों को बाकायदा टेलीफोन किए जाते थे कि आपने फलां जो ट्वीट किया है आप इसको डिलीट करें, ये उनको कहा जाता था। और अगर वो नहीं मानते थे, कुछ जर्नलिस्ट कुछ ऐसे भी थे वो नहीं मानते थे, उसके बाद उनके मालकान को टेलीफोन जाते थे कि भाई साहब आप अपने एंकर को कहें कि वो जो फला फला ट्वीट है हुकूमत को पसंद नहीं है, खान साहब को पसंद नहीं है, या हमारे खिलाफ है। वो फिर मालिक उनको कहता था। अगर मालकान से भी बाज ऐसे भी जर्नलिस्ट है, मुझे 2-4 ने खुद बताया, 2-4 को तो मेरे सामने टेलीफोन किए थे कि आप अपने डिलीट करें ये जो है ये ट्वीट्स जो है। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ मैनेज होता था। उसके बाद जो उस वक्त के ISPR के बॉस थे, वहां पे उन्होंने कुछ अपने बंदे रखे हुए थे, वो बकायदा फोन करके थ्रेट करते थे जर्नलिस्टों को। तो या आपके जब ये DGI उस वक्त के जनरल फैज साहब हैं, इस लेवल तक भी वो वजीर आजम हाउस को सर्विसेज दे रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे। और उसके बाद हम सबको पता है कि मीडिया में टेलीविजन आपने शोज बंद करवाने हैं तो उस वक्त के जनरल फैज साहब भी काम आते थे। उसके बाद आपने कुछ एंकर्स को ले ऑफ करना है, आपने चैनल्स बंद करने हैं, चैनल मालकान को जेल में डालना है। लेकिन क्लासेस साहब सवाल ये कि क्या इस हवाले से भी तहकीकात होंगी, या जब वो ऑन ड्यूटी थे, जब वो हाजिर सर्विस थे, उस हवाले से जो कुछ हुआ है उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा? मेरा ख्याल मुनीब की बात वो ठीक है, ये उस पे नहीं कहेंगे, क्योंकि उस पे एक चीज हमें भी ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों उनका हिसाब कर रही है। उसमें कुछ एलिमेंट जो है पर्सनल और प्रोफेशनल है, वो मतलब रेवलरीज भी हैं जो हमें नजर आती हैं कि जिस तरीके से जनरल फैज ने इमरान खान साहब को यूज करने की कोशिश की कि जनाब जो मौजूदा आर्मी चीफ है इनकी अपॉइंटमेंट ना हो, रोका जाए, लॉन्ग मार्चेस किया जाए, समरी सदर के पास चली गई उसको रोकेंगे। या इमरान खान साहब ने 6 महीने की ऑफर कर दी थी जनरल बाजवा को कि जनाब ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर आप जो है 6 महीने मजीद एक्सटेंशन लेने, सारा काम जो हो रहा था उनको रोकने के लिए हो रहा था, जनरल हासिम जो है आर्मी चीफ ना बने। जहाँ से सारी रेफरेंस शुरू हुई है माजी में कि हमने देखा था जब उनको हटाया गया था तो उसके DGI के ओहदे से, तो उनके बाद तो ये बने थे ये चीफ जो है, तो उससे भी लगता था उन्हें कि ये पीछे बैठे थे। सो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो है अपनी आर्मी से रिलेटेड चीजों को देखे कि ये कहाँ पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम को ये क्रिएट कर रहे थे। बैंड ऑफ ब्रदर्स था एक आर्मी के अंदर जो कोड होता है उसको कैसे ब्रेक कर रहे थे, लॉबिंग क्या कर रहे थे, या फौज के अंदर क्या इनका रोल था, इन्होंने रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले भी। तो आर्मी मेरा ख्याल है वहां तक रहेगी ज्यादातर। इनका सियासी रोल क्या था पोस्ट रिटायरमेंट है, या जब जॉब पे थे तो उस वक्त अगर कोई उनके पास एविडेंसेस है, जब वहाँ पे DGI से हटने के बाद ये पेशावर कोर कमांडर बने या उसके बाद भावलपुर गए थे, उस वक्त इनकी अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, अगर सपोर्ट दे रहे थे, इमरान खान साहब को स्कीमें बना के दे रहे थे, या कोई वहाँ पे लॉबिंग हो रही थी, तो इन बातों पे नहीं आएंगे। जो बातें आप और हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना सर, आई डोंट थिंक सो इस पे एस्टेब्लिशमेंट को इंटरेस्टेड होगी तो अपने काम तक रहेगी कि हमारे पास इतना मैसिव एविडेंस है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का कि हमें किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं छोटी मोटी चीजों में पढ़ने। इसमें अब मुनीब साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि कल भी एक बयान सामने आया बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का, वो कह रहे हैं कि मैं कोई डरा हुआ नहीं हूँ, घबराया हुआ नहीं हूँ जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से, और अगर मैं होता तो मैं क्यों मुतालबा करता कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के हवाले से। तो क्या मामला ऐसा ही है? आपको लगता है कि जो फैज हमीद की गिरफ्तारी है उसके बाद जो एक बैलेंस हमें नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व सीट के हवाले से जो फैसला था, एक बैलेंस टिल्ट होता हुआ शायद नजर आ रहा था तहरीक इंसाफ के हक में, अब आपको लगता है वो बैलेंस जो है दोबारा वहां से हटके एस्टैब्लिशमेंट की तरफ चला गया? देखिए, ये जो फैसला किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, वो तो पाकिस्तान की जारी बात है। हुकूमत और फिर आपको पता ही है, जैसे मैंने वो आपके सामने पहले भी मौक़िफ़ रखा, वो एक रियासती फैसला है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी किरदार है कि जी नहीं अमल दरामद होगा, तो वो नहीं हुआ अब तक। आपने देखा फिर लेजिस्लेशन भी होगी, उसका आगे क्या निकलता है वो तो हम सब के सामने, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि अमल दरामद नहीं हुआ। अब ये जो जनरल फैज की गिरफ्तारी का मामला हुआ है, इस पर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये मैसेज जनरल फैज के लिए या उनसे करीब करीब लोगों के लिए तो था ही, ये शायद किसी और इदारे या इमारत को भी मैसेज दिया गया कि नो होल्ड्स बार्ड,
और हम जहां से हमने ये सिलसिला शुरू किया है इस चीज के अंदर कोई भी अगर आएगा तो फिर जारी बात है हम उसके साथ एक हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन के मोड में जाएंगे। लेकिन देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जिस मोड में एस्टेब्लिशमेंट अब चली गई है या इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट की आदत है वो तो बड़ा फुल फ्रंटल एक मामला है ना जी, तो उसमें शायद आई हैव अ फीलिंग कि शायद सेटल डाउन भी हो सकती हैं चीजें बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड द जुडिशियल साइड, और हो सकता है अगले 2-3 हफ्तों के अंदर चीजें कुछ स्मूथ हो जाएं। लेकिन अगर फुल ऑन कॉन्फ्रंटेशन होती है तो आपको पता है फिर जिसके पास ताकत होती है और जो वो उस ताकत को एग्जिबिट भी कर सकता है उसी का सिक्का चलता है। जहां तक बात ये हुई कि जी इमरान खान साहब के पास इसके अलावा चॉइस नहीं है ना, ही हैज टू पुट अप अ ब्रेव फेस एंड से कि जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी उठा लें उसको भी कर लें। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इमरान खान साहब वाज हैंड इन ग्लव, और जनरल फैज हमीद साहब की जो कोर्ट मार्शल है इसके बारे में तो मैं खाकसार ने 2022 दिसंबर में लिख दिया था कि एक बहुत ताकतवर शख्स ने कहा था कि जिस हद तक जनरल फैज हमीद चले गए हैं उनका कोर्ट मार्शल रूल आउट नहीं किया जा सकता अगर जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन जाएं। सो अब डिपेंड करता है कि व्हाट इज द एक्चुअल चार्ज शीट अगेंस्ट जनरल फैज हमीद, ये भी देखना पड़ेगा ना जी कि दो चीजें हैं। एक तरफ ये बताया जाता है कि जी उनको वार्न किया जा रहा था, अच्छा ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कोई लोग कहते हैं जी कि उनका 9 मई से है, तो फिर अगर 9 मई से है तो 1.5 साल का इंतजार क्यों किया गया, पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता अगर डायरेक्टली वो 9 मई में इन्वॉल्व है। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस नीड आंसर्स। अभी हमें फ्रैंकली हमारे पास एलिगेशंस तो हैं पर आंसर्स नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब और रऊफ क्लासरा साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इंटरनेट पिछले 4 हफ्तों से सुस्रवी का शिकार है। व्हाट्सएप के इस्तेमाल में तो बेहतरी आई है मगर इंटरनेट की रफ्तार मुकम्मल तौर पे मामूल पर नहीं आ सकी है, जबकि इंटरनेट की सुस्रवी को लेकर वुज़रा के मुतज़ाद बयानात और नित नई तौजीहात मामले को मजीद उजारे हैं। वुज़रा की जानिब से इंटरनेट की सुस्रवी के मसले का कभी इनकार किया जाता है, कभी इसे गलत तौर पर आलमी मसला करार दिया जाता है और कभी मकामी सतह पर किसी तकनीकी खराबी को इंटरनेट की सुस्रवी की वजह बताया जाता है। और आज वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने मामले की वजाहत के बजाय मजीद कन्फ्यूजन बढ़ा दी है, क्योंकि आज उन्होंने इंटरनेट की सुस्रवी की जिम्मेदारी VPNs के इस्तेमाल पर डाल दी है। जबकि अहम बात यह है कि 3 दिन पहले शिजा फातिमा ख्वाजा ने खुद फायरवॉल का दिफा करते हुए इसे रियासती ज़रूरत करार दिया था और इंटरनेट की सुस्रवी की वजह यह बताई थी कि हुकूमत पहले से मौजूद वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपडेट कर रही है ताकि साइबर सिक्योरिटी खतरात से निपटा जा सके। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर मुमलिकत बराए IT जहां फायरवॉल का नाम लेने और उससे मुतल्लिक सवालों का जवाब देने से गुरेज करती रही, वहीं उन्होंने वेब मैनेजमेंट सिस्टम को इंटरनेट की सुस्रवी की वजह भी नहीं करार दिया, बल्कि उन्होंने आज एक नई मंतक देते हुए कहा है कि VPNs की कसरत से इस्तेमाल से इंटरनेट सुस्रवी का शिकार हुआ है और वो हल्फन कह सकती है कि हुकूमत ने ना इंटरनेट बंद किया है और ना ही उसे सुस्त किया है और ना ही हुकूमत किसी की निगरानी कर रही है। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। जो इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ा वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था, जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। लेकिन मैं आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। शिजा फातिमा ख्वाजा का कहना है कि कुछ एप्लीकेशंस पर डाउनलोडिंग ना होने की वजह से लोगों ने VPNs का इस्तेमाल किया और VPNs के कसरत से इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो डाउन हो गया। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है, क्योंकि पहले इंटरनेट स्लो डाउन हुआ था जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एप्लीकेशंस के इस्तेमाल में मुश्किलात पेश आई और फिर लोगों ने उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए VPNs का इस्तेमाल किया। यानी VPNs की वजह से इंटरनेट स्लो डाउन नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया पर ऐप्स के इस्तेमाल में मुश्किलात की वजह से VPNs का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा शिजा फातिमा ख्वाजा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री और फ्रीलांसिंग को सबसे ज्यादा नुकसान इस तासुर से होता है जो पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बनाया जाता है। जब हम इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात करते हैं तो हमारी जो इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा चीज़ नुकसान पहुंचाती है
वो हमारी परसेप्शन होती है कि पाकिस्तान की परसेप्शन क्या है। आज इंटरनेट जो है वो एक बहुत बहुत क्रिटिकल चीज़ है जिसके ऊपर हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली इसकी ज़िम्मेदारी से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका नुकसान जो है वो हुकूमत को तो कम होता है मगर आम शहर में बैठे हुए बच्चे को, जो कि अपने घर के लिए, वो बच्ची जो अपने घर के लिए फ्रीलांसिंग करके रोज़गार कमा रही है, उनको बहुत नुकसान होता है। अब इंटरनेट स्लो होना कोई तासुर नहीं बल्कि एक हकीकत है और हैरानकुन बात यह है कि हुकूमती वजीर अपनी हुकूमत के इक़दामात का एतराफ़ करने के बजाय सारा मलबा मीडिया पर डाल रही हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि हुकूमत इंटरनेट की बंदिश से मुल्की तासुर खराब होने का जिम्मेदार मीडिया को ठहरा रही है, जबकि हकीकत यह है कि मीडिया ने इंटरनेट बंदिश या स्लो डाउन का तासुर कायम नहीं किया, बल्कि ये वो मामला है जिससे हर शहरी और हर डिजिटल कारोबार से वाबस्ता इदारों ने खुद एक्सपीरियंस किया और इससे होने वाले नुकसान पर अपने खदशात का इजहार किया। अहम बात यह कि शहज़ादा फातिमा ख्वाजा ने आज कहा है कि हुकूमत ना इंटरनेट को बंद किया है, ना स्लो किया है और ना हुकूमत कोई निगरानी कर रही है। लेकिन 4 रोज़ पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि रियासत मुखालिफ और धमकी आमेज मवाद रोकने के लिए हुकूमत टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन से गुजर रही है, जिसकी वजह से 3-4 दिन तक इंटरनेट इस्तेमाल करने में मसाइल रहेंगे। ये चंद दिनों की बात है, हम मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी की उस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं जिससे ये आपको ये सारी फैसिलिटीज मुयसर होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ जो है कंट्रोल्स ऐसे होंगे कि जो स्टेट के खिलाफ या इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो थ्रेटनिंग मवाद या डेफमेटरी मवाद जो है प्रिंट किया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया जाता है, उसको प्रिवेंट किया जा सके। हुकूमती वज़रा इंटरनेट की सुस्त रवी पर मुख्तलिफ बयान देकर मसले की संजीदगी का एतराफ़ करने के बजाय मसले की असल वजह को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।